सर इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में शायद मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया था, एज आई रिमेम्बर लास्ट वाला जो था वो फॉर्मूला ड्राइव करा था हमने शायद। सर डिड वी ड्राइव द रिजल्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द टू पार्टिकल्स आफ्टर द कोलिजन? यस सर। जहां तक मुझे याद आ रहा है, एक का v1 दूसरे का v2 हमने वेलोसिटी कैलकुलेट किया था। उसमें हमने आपसे बोला था कि वी कंजर्व्ड द बेसिकली two things. One was the linear momentum that we conserved, and another conservation was of kinetic energy. And I told you that if we have an elastic collision, so elastic collision simply means that a kind of collision in which there will be two things. One will be the momentum to conserve rahega hi in all type of collision, but along with that momentum, kinetic energy will also be conserved in the case of elastic collision. Mona, you were not present in previous two classes. Mona? Sir, I was sick. Acha, now you are okay? Sir, I'm still sick, but a little better. Okay, you are still sick. Okay, and who is this Gaurav Sahu? गौरव साहू साहब कौन है? गौरव साहू, पता नहीं कौन है। ओके, अलवीरा क्या हालचाल? अलवीरा, यस सर। क्या हालचाल बेटे? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो सर, तो एनीवेज वी कंटिन्यू आवर टॉपिक। तो लास्ट क्लास में मैंने कोलिजन में आपको इलास्टिक कोलिजन के बारे में मैंने आपको बता दिया था, एंड वी एक्चुअली ड्राइव द रिजल्ट आल्सो। रिजल्ट क्या था कि व्हाट विल बी द वेलोसिटीज ऑफ द टू कोलाइडिंग पार्टिकल्स आफ्टर द कोलिजन इफ देयर वेलोसिटीज आर u1 एंड u2 इनिशियली। तो ओके, तो आपकी जो वेलोसिटीज थी वो मैं याद दिला देता हूं। ये एक पार्टिकल है जिसका मास हमने m1 माना, वेलोसिटी इज u1। there is another particle of mass m2, velocity is u2, and both were moving in the same direction, और मैंने आपसे बोला था कि u1 is greater than u2। तो कोलिजन होगा, और कोलिजन के बाद मैंने अस्यूम किया था कि this body of mass m1 continues to move in the same direction but with a velocity of v1, and this continues to move in the same direction but with a new velocity, and that new velocity is v2। तो ये वेलोसिटीज थी आपकी कोलिजन के बाद। तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था कि v1 की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो दैट वुड बी नथिंग बट u1 मल्टीप्लाइड बाय m1 माइनस ऑफ m2, ठीक है, प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ m2 u2 डिवाइडेड बाय, नीचे था हमारा m1 प्लस ऑफ m2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है सर। सिमिलरली v2 की वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो इट वुड बी u2 मल्टीप्लाइड बाय m2 माइनस ऑफ m1 प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस ऑफ m2। यही फॉर्मूला ड्राइव किया था क्या हर्षित? बेटे हर्षित मेरे लाल, यस सर। ठीक है, यही फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था। अगर आप में से कोई बच्चा लास्ट क्लास में नहीं था तो वो एटलीस्ट इस फॉर्मूले को नोट कर ले कि दिस इज द फॉर्मूला दैट वी ड्राइव फॉर द वेलोसिटीज ऑफ द टू कोलाइडिंग बॉडीज आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन के बाद जो कोलाइडिंग बॉडीज की जो वेलोसिटी है वो हमने ड्राइव किया था, और इसका रिजल्ट ये आया था v1 और v2 का। इसको नोट कर लीजिए। तो मैं आगे बात करता हूँ। जो बच्चे नहीं थे, जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे, वो इसको नोट कर लें, फिर मैं आगे बात करता हूँ। डन सर। ओके, अब इसमें डिफरेंट केसेस हम देखेंगे सर, डिफरेंट केसेस पे हम बात करेंगे। तो अगर मान लो बेटे कि मैं इसमें डिफरेंट केसेस ले रहा हूँ, डिफरेंट केसेस मतलब देखो, अगर आपको ये रिजल्ट्स याद नहीं रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर ये रिजल्ट याद रहे तो ये हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन कम करनी पड़ेगी आपको, बस यही है। तो इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं, है ना, ये स्पेशल केसेस है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप इसको रट ही लो,
देखो वो लगता है ना कि अभी तो दिख रहा है कि तो ये रट लेंगे सर, लेकिन फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं और मैं कभी भी इस बात के फेवर में नहीं हूं कि हर फॉर्मूला तुम रटते ही रहो, तो मसला ही हो जाएगा। तो इसीलिए आप सिंपली रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करें, अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जैसे देखो पहला केस ये है कि अगर मान लो कि दोनों बॉडी के मासेस सेम हो जाए, m1 इज इक्वल टू m2 एंड बोथ आर इज इक्वल टू m, मान लो, लेट अस अज्यूम कि m1 m2 के बराबर है और दोनों के मासेस की वैल्यू को मैंने m मान लिया है। तो इस केस में अगर हम v1 निकालेंगे तो m1 m2 के बराबर है, तो v1 की वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ mu2 डिवाइडेड बाय फॉर्मूला देखो जो अभी आपने लिखा है उसके अकॉर्डिंग 2m, तो इसका मतलब है v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी u2, और इसी तरह से अगर मैं v2 लिखूंगा तो ये लिखा जाएगा ट्वाइस ऑफ m u1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m, दिस विल बी इक्वल टू u1। जो फॉर्मूला आपने लिखा है ना उसी में ये वैल्यूज रख के देखो, ये बन रहा होगा रिजल्ट। जहां नहीं समझ में आया पूछ लीजिएगा, यू विल बी गेटिंग दिस रिजल्ट, v1 इज इक्वल टू u2, v2 इज इक्वल टू u1। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब मैं थोड़ा और इलेबोरेट कर देता हूं कि ये मास m है, ये एक पार्टिकल है जिसका मास m है and it is moving with velocity of u1, and the another particle is of mass m and it is going with a velocity of u2। तो आपको पता है कि कोलिजन के बाद क्या होगा, कोलिजन के बाद their velocity will just get interchanged। क्या मतलब सर? इसका मतलब जो बॉडी u1 वेलोसिटी से चल रही थी उसकी वेलोसिटी u2 हो जाएगी, और जो बॉडी u2 वेलोसिटी से चल रही थी उसकी वेलोसिटी u1 हो जाएगी आफ्टर द कोलिजन, प्रोवाइडेड द मास ऑफ बोथ द कोलाइडिंग बॉडीज आर सेम। अगर दोनों बॉडी जो कोलाइड कर रहे हैं या जिनका कोलिजन हो रहा है, अगर उनके मासेस सेम है तो उसकी वेलोसिटीज बस इंटरचेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? इंटरचेंज। अब ये छोटी सी बात है, अगर याद रह जाए तो सोचो आपको ये पूरा सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, आपको सिंपली अगर ऐसे केसेस होंगे जहां पर दो बॉडी के मासेस सेम है तो उस केस में आप सिंपली उसके लिए आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हो कि द वेलोसिटी विल जस्ट गेट इंटरचेंज। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं कि ये एक बॉडी है, इसका मास m है एंड इट वाज गोइंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, एंड देयर वाज अनदर बॉडी ऑफ सेम मास बट इट वाज एट रेस्ट। मान लेते हैं कि इसकी कोई वेलोसिटी ही नहीं थी, ठीक है, इसकी कोई वेलोसिटी ही नहीं थी, इट वाज इनिशियली एट रेस्ट, इसकी इनिशियल वेलोसिटी इज 0। तो अब आपसे अगर पूछ ले कि कोलिजन के बाद व्हाट वुड बी द वेलोसिटीज ऑफ दीस टू बॉडीज, लेट मी कॉल दिस एज ए, इसको बी कह लो, ए बी, तो इनकी वेलोसिटीज क्या होगी आफ्टर द कोलिजन? तो सर हम सीधा कह सकते हैं कि जो चल रहा था वो रुक जाएगा और जो रुका था वो चलने लगेगा विद द सेम वेलोसिटी, मतलब इंटरचेंज हो जाएगी बिकॉज मासेस आर सेम। तो ए की वेलोसिटी 0 हो जाएगी और बी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। एम आई करेक्ट? टेल मी यस और नो। Yes, sir. एवरीवन हैज टू रिस्पोंड टू इट। यस सर। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट केस, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लेना तो बताना मुझे ताकि मैं आगे बता सकूं और चीजें। Done, sir. ठीक है, एक और केस हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो लेट मी डिस्कस वन मोर। व्हाट हैपेंड? डन सर। ओके गुड। तो एक और केस बेटा हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। वैसे देखो मैं बार बार कह रहा हूँ ये केसेस हैं जो फॉर्मूले से ही आते हैं, तो इसलिए आपको तो मेन फॉर्मूला याद रखना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी v1 एंड v2 ऑफ द बॉडीज आफ्टर द कोलिजन। वो फॉर्मूला याद रखो, कोई भी रिजल्ट आप लिख सकते हो, बट अगर ये रिजल्ट याद रह जाए तो थोड़ा सा फायदा ये होता है कि सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी। अब जैसे इसमें एक और केस मैं बता रहा हूं आपसे कि मान लो कि देयर आर टू बॉडीज आउट ऑफ विच वन इज लाइट बॉडी एंड अनदर वन इज मैसिव बॉडी। लाइट बॉडी का ये मतलब नहीं कि वो लाइट मतलब उसमें रोशनी होगी, प्रकाश होगा। लाइट मतलब मास के कंपैरिजन में लाइट मतलब ऑफ लेस वैल्यू ऑफ मास, है ना, हल्की सी बॉडी जिसका मास बहुत कम हो। तो अगर लाइट बॉडी कोलाइड्स विद अगेंस्ट अ मैसिव बॉडी, एक केस ऐसा लेते हैं जिसमें लाइट बॉडी कोलाइड्स विथ मैसिव बॉडी। अगर एक लाइट बॉडी है जो किससे कोलाइड कर रही है,
एक मैसिव बॉडी से। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि मैं ये बॉडी का मास मानता हूं m1 और दूसरे बॉडी का मास मानता हूं m2, तो एक बहुत हेवियर है दूसरे के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये कह लेता हूं कि सर m2 जो है ना, m2 मान लो कि इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ m1। ग्रेटर 2 बार लगाया है, इसका मतलब m2 इज मच ग्रेटर मास देन दैट ऑफ m1। क्लियर हो गई बात? और इसमें दो पॉसिबिलिटी ले सकते हो कि या तो हेवियर मास इनिशियली रेस्ट में हो या हेवियर मास इनिशियली मूव कर रहा हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं एक ऐसा अस्यूम कर लेता हूं कि मान लो कि दिस वाज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ u1 एंड दिस वाज इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, तो अब कोलिजन के बाद क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू देयर वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन? समझ में आ रही बात? कोलिजन के बाद व्हाट विल हैपन? तो अगर सर मैं इसमें वन ऑफ द बॉडी इज एट रेस्ट, राइट? तो अगर V1 में निकालूं तो V1 का फॉर्मूला आप लोगों ने बोला कि सर m1 माइनस ऑफ m2, m1 माइनस ऑफ m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस ऑफ m2 मल्टीप्लाइड बाय u1 होगा, और प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ m2। कंफ्यूज मत होना, मैं फॉर्मूला चाहे जैसे भी लिख दूं, दोनों का मतलब सेम है, ऐसे होगा। तो u2 तो सर जीरो है, तो ये वाला टर्म तो जीरो हो गया सीधा सीधा। तो v1 की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चों? m1 माइनस ऑफ m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस ऑफ m2, बिकॉज m1 का मास आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि इट इज वेरी लेस देन दैट ऑफ m2। क्या मतलब सर, क्या बोले? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपको इसमें क्या बोला गया कि m1 का जो मास है वो m2 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो सर अगर m1 का मास m2 के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, तो क्या मैं उसको हटा सकता हूं या नहीं, रिमूव कर सकता हूं इस इक्वेशन में से? यस सर। नहीं समझे? सबको समझ में आ रही है मेरी बात? कि सर अगर मैं आपसे कहूं जैसे कि m2 का मास, मान लो कि m2 का मास मैं आपसे कहता हूं कि 10 किलोग्राम है और उसके कंपैरिजन में m1 का मास 0.1 किलोग्राम है, तो कैन यू नेग्लेक्ट 0.1 विद रिस्पेक्ट टू 10 और नॉट? Yes, sir. 0.1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं आप 10 के रेस्पेक्ट में। तो अगर आप ऐसा कर देंगे तो आप इसको सिंपली क्या लिख लेंगे? इसको आप सिंपली माइनस ऑफ m2, नीचे भी सिर्फ m2 लिख लेंगे आप, ठीक है, इनटू u1। एम आई करेक्ट? इसका मतलब v1 की वैल्यू क्या होगी पता है? माइनस ऑफ u1। अब इस रिजल्ट का मैं मतलब समझाता हूं आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रिजल्ट। इसका मतलब जो ये लाइटर बॉडी आ रही थी ना, टकराने के बाद वो उसी वेलोसिटी से लौट भी जाएगी। इफ इट इज द केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, इफ इट इज अ केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन और लाइटर बॉडी अगर आ रही थी ना, तो लाइटर बॉडी कोलिजन के बाद उसी वेलोसिटी से रिटर्न हो जाएगी सर। ठीक है, जैसे इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं देता हूं। फॉर एग्जांपल आप मतलब मान लो कि आप बाइक पे हो और बाइक बहुत तेज आके एक स्टेशनरी ट्रेन से टकरा जाए या ट्रक से टकरा जाए। आपको पता है ना ट्रक क्या होता है या ट्रेन क्या होता है? तो एक बाइक पे हो आप, बाइक बहुत तेज चलते चलते आप कहां टकरा गए? आप एक ट्रक से टकरा गए या ट्रेन से टकरा गए। तो अगर आप ट्रक या ट्रेन से टकरा जाओगे तो उस केस में क्या होगा सर? उस केस में क्या ट्रक की वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई नहीं पड़ेगा। ट्रक की वेलोसिटी विल रिमेन अनचेंज्ड, वो पहले भी रेस्ट में, बाद में भी रेस्ट में ही रहेगा। बट आप रिक्वाइल कर जाओगे विद द सेम वेलोसिटी इफ द कोलिजन इज इलास्टिक, मतलब इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। कुछ हजम हुआ? यस सर। अब अगर इसी में अगर मान लो ये तो लाइट बॉडी कोलाइड हो रही है विथ हेवियर बॉडी, ये नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ूं। ये नोट कर लो। Wait, मैं sir. आपसे बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूं कि ये रिजल्ट्स अगर याद नहीं भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो सिंपली ये याद रखना है कि V1 कैसे लिखते हैं और V2 कैसे लिखते हैं। अगर आपको V1 और V2 लिखना आता है तो ये रिजल्ट आप खुद ब खुद लिख लोगे, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके ताहिरा, आई होप सबने नोट कर लिया, तो मैं आगे बढ़ता हूं। इसी को आप कर दो मैसिव बॉडी और उधर कर दो लाइटर बॉडी। मैसिव बॉडी कोलाइड्स विथ, इधर कर दो लाइटर बॉडी। ठीक है, मान लेते हैं यहां पर कि इस सिचुएशन में हम ऐसा मान लेते हैं कि m1 इज ग्रेटर देन m2, मतलब m1 ग्रेटर है m2 से और m2 रेस्ट में, जो लाइटर बॉडी है दैट इज एट रेस्ट। तो अनडाउटेडली फिर से रिजल्ट ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रिजल्ट में कुछ ऐसा ही तो दिखाई देगा आपको, है ना? एंड वन ऑफ द बॉडी इज एट रेस्ट। इज इट क्लियर? तो अगर मैं यहां से V1 निकालूं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ V1?
तो अगर मैं v1 निकालूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, m1 माइनस ऑफ m2, ये वाला टर्म जीरो हो गया, और m1 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ m2। तो इसको एक बात सोचो बेटा, m1 अपॉन m1 मल्टीप्लाइड बाय u1 लिख सकता हूँ। इसका मतलब कि मैं v1 को u1 लिख सकता हूँ या नहीं? नहीं आया, नहीं आया। Yes, sir. मतलब Yes, sir. हेवियर बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। अच्छा चलो, अगर लाइटर बॉडी की वेलोसिटी, मतलब इस वाली बॉडी की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कोलिजन के बाद अगर निकाले, भाई एक ट्रक आके एक बाइक वाले से टकरा जाए, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ट्रक के वेलोसिटी में चेंज आएगा या नहीं आएगा, बाइक में भी तो चेंज आएगा सर। बाइक की वेलोसिटी भी चेंज होगी, हेवियर बॉडी आके लाइटर के साथ टकराएगी तो लाइटर की वेलोसिटी तो चेंज होगी, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है। बट अगर लाइटर बॉडी हेवियर बॉडी से टकराए तो उसकी स्पीड चेंज होगी, ये ऑब्वियस नहीं है। क्लियर है? तो V2 की वैल्यू क्या होगी? तो फॉर्मूला आपके पास है सर। फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है? तो देखिए फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो V2 लिखा है आपने m2 माइनस ऑफ m1, ठीक है। फॉर्मूला फॉर V2 इज m2 माइनस ऑफ m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस ऑफ m2 मल्टीप्लाइड बाय u2 प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ m1 u1 divided by m1 plus of m2. Undoubtedly sir, this u2 is 0, तो this whole term will become equal to 0 in this case. यहाँ पर अगर v2 आप देखेंगे तो m1 ग्रेटर है m2 से, इसको मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2m1 अपॉन m1 मल्टीप्लाइड बाय u1। तो यहाँ से m1 कैंसिल आउट, तो v2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ u1। इसका मतलब है कि जो लाइटर बॉडी थी वो हेवियर बॉडी के डबल स्पीड से जाएगी। मतलब ये कि अगर हेवियर बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा था एंड इट कोलाइड्स विथ अ लाइटर बॉडी, मतलब हेवियर बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से आके लाइटर बॉडी के साथ कोलाइड करे। लाइटर का सेंस क्या है सर? लाइटर बॉडी का सेंस ये कि ऐसी बॉडी जिसका मास हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द मास ऑफ अनदर बॉडी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि ऐसी बॉडी जिसका मास हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू द मास ऑफ अनदर बॉडी, उसकी बात कर रहा हूं, उस सिचुएशन की बात कर रहा हूं। अगर सिचुएशन ऐसा है तो उस केस में आप हमेशा याद रखिएगा कि हेवियर बॉडी की वेलोसिटी तो उतनी ही रहेगी, बट लाइटर बॉडी की जो वेलोसिटी है वो ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ हेवियर बॉडी हो जाएगी आफ्टर कोलिजन, इफ दैट लाइटर बॉडी वाज इनिशियली एट रेस्ट। इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. आई होप सबने नोट कर लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। Right, sir. Done, sir. डन। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद कुछ एक सेकंड सर। अपनी बातें कुछ समझाऊंगा। पहले इसको नोट कर लो, ठीक है। कर लिया सर? Done. ओके, तो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन। देखें आप लोगों को कितनी बातें समझ में आती है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, दो बहुत बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि आप लोग सॉल्व कर लो आराम से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये है कि सर ये एक बॉडी है जिसका मास 4 किलोग्राम है और ये दूसरी बॉडी है जिसका मास 2 किलोग्राम है। एक बात याद रखो कि सर 4 किलोग्राम के कंपैरिजन में 2 किलोग्राम का जो मास है दैट इज ऑब्वियसली हाफ, ठीक है, हाफ ऑफ दैट 4 किलोग्राम। बट इसका ये मतलब नहीं है कि 2 किलोग्राम को आप लाइटर कह लो और 4 किलोग्राम को हेवियर कह लो और 2 किलोग्राम वाले का मास आप नेग्लेक्ट कर लो। ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। व्हाई? बिकॉज 2 इज नॉट नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू 4, है ना। तो इसलिए वो मत लगा देना यहाँ पर कि एक लाइटर है और एक हेवियर है, वरना तो फिर तो एक का मास ज्यादा होगा तो वो हेवियर हो गया और दूसरा मास कम होगा तो वो लाइटर हो गया, तो कभी ये फॉर्मूला ही अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो लाइटर का मतलब होता है कि जब आप उसको नेग्लेक्ट कर सको, और नेग्लेक्ट मतलब जब 4 के साथ अगर 2 को ऐड करने पे कोई डिफरेंस नहीं आता है सच 4 पर, तब हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते थे, बट यहां पर तो नहीं कर सकते ना। अच्छा, आपसे बोला गया कि सर दिस बॉडी इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, whereas this is going in the same direction with a velocity of 4 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जाहिर है कि पीछे वाले की वेलोसिटी इज मोर देन दैट ऑफ द आगे वाली की वेलोसिटी, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ आफ्टर द कोलिजन, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द टू बॉडीज। इन दोनों बॉडीज की वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर द कोलिजन। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर बताइए।
Just put these results in formula and get the answer. Done. One is 14/3, another one is 20/3. This answer I have got from Saksham. और किसी ने कर लिया? हर्षित, क्या हुआ बच्चे? सर आपको आंसर मिला नहीं क्या? नहीं बेटे, तुम्हारा आंसर मेरे को नहीं अच्छा मिला। सर, अच्छा आपको होस्ट, हमने होस्ट को भेज दिया। अच्छा, V1 is equal to 14/3 मीटर पर सेकेंड। ओके हर्षित। जानवी, बहुत चुपचाप हैं आप। अलवीरा, आंसर आया बेटे? तारिक, तायरा, ट्राई कर रही हूँ अभी। करो जल्दी। गौरव, कुछ नहीं करना, बट जस्ट यू नीड टू यूज द फॉर्मूला, दैट्स इट। भाई आप इसको ऐसा मान लो कि इसको मैं मान लेता हूं m1 और इसको मैं मान लेता हूं m2। तो जिसको आपने m1 माना है उसकी वेलोसिटी आप u1 कह लेंगे, और जिसको आपने m2 माना है उसकी वेलोसिटी आप u2 कह लेंगे। तो v1 की वैल्यू आप क्या लिखेंगे? तो फॉर्मूला है सर उसके लिए सीधा सीधा सा कि v1 के लिए आप लिखेंगे m1 माइनस ऑफ m2 मल्टीप्लाइड बाय क्या? तो मल्टीप्लाइड बाय u1 प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस ऑफ m2। ये फॉर्मूला है v1 के लिए। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो। तो m1 माइनस ऑफ m2 दैट इज 4 माइनस ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी इज 6 प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ m2। m2 आप किसको मान रहे हो? दूसरे वाले को। तो इनटू 2, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? तो मल्टीप्लाइड बाय 4। 2 into 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट? तो डिवाइडेड बाय m1 प्लस ऑफ m2। तो m1 प्लस m2 दैट इज 4 प्लस ऑफ 2, यही तो लिखेंगे आप। तो v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 6 12 प्लस ऑफ 2 2 is 4 16 डिवाइडेड बाय 6। तो ये कितना आ जाएगा सर? दिस विल बी इक्वल टू 28/6, दैट इज इक्वल टू 14/3 मीटर पर सेकंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द वेलोसिटी, मतलब m1 की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन हमें पता चल गई। m2 की कैसे पता चलेगी? तो m2 के लिए बस देखो, एक फॉर्मूला अगर आपको याद है ना, तो आप दूसरे को निकालने के लिए उसका जो नीचे वाला है ना, जिसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं, उसको आप सिर्फ 1 है तो उसको 2 लिख दो, 2 है तो 1 कर दो। क्या मतलब? यहाँ m1 है तो इसको m2 माइनस ऑफ m1, u1 की जगह u2 लिख दो, प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ m2 की जगह m1 लिख दो, u2 की u2 2 को हटा के 1 कर दो, डिवाइडेड बाय नीचे अगर आप चेंज भी करोगे तो भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप m1 को हटा के m2 लिखो और m2 को हटा के m1 करो तब भी तो यही बात रहेगी। तो अब देखिए m2 मतलब 2 माइनस ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय u2। u2 की वैल्यू कितनी है सर? u2 की वैल्यू 4 है, प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ m1। m1 की वैल्यू 4 मल्टीप्लाइड बाय u1 की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाय m1 प्लस ऑफ m2 इज अगेन नथिंग बट 6। तो ये आ जाएगा 2 माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 2, दिस इज माइनस ऑफ 8 प्लस ऑफ 8, तो ये 48 डिवाइडेड बाय 6, तो मतलब 40/6। इसका मतलब
20 by 3 meter per second. This is the answer for V2. तो एक आंसर 14 by 3 आ रहा है और दूसरा आंसर कितना आ रहा है 20 by 3. इज इट करेक्ट? इज इट क्लियर टू ऑल? एक और ऐसा एक क्वेश्चन ले रहा हूं बिल्कुल सिंपल, ठीक है, विद जस्ट वन वेरिएशन. आई विल बी टेकिंग वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. तो इसको नोट कर लो ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर कर सकूं. Is it done, beta? Can we proceed? सर हो गया, आगे बात करें? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मूविंग ऑन. आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल व्हिच यू विल ट्राई. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, फिर से बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, बस एक वेरिएशन कर रहा हूं कि द टू बॉडीज आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इनिशियली. ये दोनों बॉडीज ऑपोजिटली चल रही हैं. इस बॉडी का मास मान लेते हैं 6 किलोग्राम है एंड इट वाज गोइंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड. दिस बॉडी इज ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड वाज गोइंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड एंड बोथ आर गोइंग ऑपोजिट टू ईच अदर. दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जा रही हैं. तो v1 और v2 की वैल्यू बतानी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन. कोलिजन के बाद इन दोनों बॉडीज की a और b की वेलोसिटी क्या होगी. ठीक है, याद रखो वेलोसिटी, बार बार मैं टर्म यूज कर रहा हूं वेलोसिटी, और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन. Done, sir. वेरी गुड. चलिए सर, एक बच्चे से तो हो गया, बाकी और भी कोई? सर आपको मेरा और वापस भी? लिखना क्या? हर्षित, आई हैव गॉट योर आंसर. v is equal to -1 and v2 is equal to 3. यस. और सक्षम का आंसर -1 और 5 है और हर्षित का आंसर -1 और 3 है. ठीक है, और कोई? Sir, wait. ओके, आई एम वेटिंग बेटा. जानवी has got -1 and 3. ओके जानवी, चलो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखो. सर फॉर्मूला रिमेन सेम, बस एक चीज समझो कि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी, और वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन इट्स डायरेक्शन, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट. वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो या तो वो पॉजिटिव हो सकती है या वो नेगेटिव हो सकती है डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन. मतलब क्या है सर? मतलब अगर इस वाली डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं तो इस वाले को मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा, या वाइस वर्सा. या तो आपने जिसको नेगेटिव लिया है आप उसको पॉजिटिव ले लें तो दूसरे वाले को नेगेटिव लेना पड़ेगा. तो मतलब वाइस वर्सा
बेसिकली कि आउट ऑफ 2 यू कैन टेक एनी ऑफ देम टू बी पॉजिटिव, तो अदर शुड बी टेकन एज नेगेटिव। अब करना कुछ नहीं है सर, बस वेलोसिटीज में माइनस यूज कर लेना है। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पर अगर मान लो कि मैं m1 ले रहा हूँ 6 किलोग्राम को और m2 मैं कंसीडर कर रहा हूँ 2 किलोग्राम को, तो मास तो कभी नेगेटिव नहीं होता ना। वेलोसिटीज अगर हम लिखेंगे तो जिसका हमने मास m1 लिया है उसकी वेलोसिटी को हम लिखेंगे u1, ठीक है, और जिसका मास हमने m2 लिया है उसकी वेलोसिटी को हम लिखेंगे u2। तो इसका मतलब है कि u1 वुड बी रिटन एज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड और u2 की वैल्यू आप लिखेंगे -4 मीटर पर सेकेंड, बस ये डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं v1 की वैल्यू क्या होगी। तो v1 की वैल्यू हो जाएगी सर m1 माइनस ऑफ m2, तो मासेस में तो कोई मसला नहीं है, तो फॉर्मूले में आप लिखोगे m1 माइनस ऑफ m2। देखो आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो मैं दोबारा फिर से फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट उसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूं। देखो m1 माइनस ऑफ m2 मतलब 6 माइनस ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय u1। u1 की वैल्यू कितनी है, तो u1 इज इक्वल टू 2 प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ m2। m2 की वैल्यू कितनी है 2 multiplied by the velocity of m2 that is -4 divided by m1 plus of m2 and that is equal to 8। देख लेना मैंने कुछ गलत नहीं किया हो कहीं पर। तो 6 minus 2 is 4, 4 2 is 8 plus of 2 2 is 4, 4 minus, so this will be -16 divided by 8, so this is equal to -8 by 8, this will be equal to -1 meter per second। तो वन ऑफ द वेलोसिटी दैट यू विल गेट विल बी -1 मीटर पर सेकेंड। मतलब 6 किलोग्राम वाला जो है ना वो उल्टा चलने लगेगा, यही तो मतलब हुआ। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं v2 निकालूं तो v2 आप लिखेंगे m2 माइनस ऑफ m1। ठीक है, m2 का मतलब 2 माइनस ऑफ m1 मतलब 6 इनटू v2 लिख रहे हैं तो यहाँ पर u2 आएगा। u2 will be written as -4 plus of twice of m1, m1 की वैल्यू 6 into u1 that is equal to 2 divided by m1 plus of m2 that is equal to 8। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 minus 6 is -4 और -4 into -4 is +16 प्लस ऑफ 6 2 12 24 डिवाइडेड बाय 8। देखो सही है, Yes, sir. इसका मतलब ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 8, तो मेरे हिसाब से तो सर ये 5 मीटर पर सेकेंड आया। Yes, sir. मतलब बात समझ आई, हुआ क्या? हुआ ये कि आफ्टर द कोलिजन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोथ विल गेट रिवर्स्ड। इसका मतलब है कि कोलिजन के बाद A विल स्टार्ट गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड B विल आल्सो स्टार्ट गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और A जिस डायरेक्शन में जाने लगेगा उस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी नेगेटिव बन जाएगी। मतलब जो आपने साइन कन्वेंशन माना है उसके अकॉर्डिंग A की जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकेंड होगी along negative axis और B की जो वेलोसिटी है that would be 5 मीटर पर सेकेंड along positive x axis। क्लियर है? नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। Done, sir. ओके, मूविंग ऑन, चलिए Done, आगे sir. बात करते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब देखिए, इससे पहले कि मैं आगे और भी चीजें सिखाऊं या और कॉन्सेप्ट समझाऊं, अब मैं थोड़ा सा ना आपको थोड़ा सा जो 11th में ऑलरेडी नहीं गिवन है, 11th में ये गिवन है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो अभी हम डिफाइन करने वाले हैं वो तो 11th में गिवन है, बट उसके साथ साथ ना मैं एक और डेरिवेशन कराऊंगा इसी v1 और v2 के लिए। वो आपको 11th में गिवन नहीं है, बट मेरा मन चाह रहा है कि वो मैं डेरिवेशन आपको करा दूं। ठीक है, तो पहले तो हम एक चीज समझेंगे जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और फिर उसके बाद हम इसी वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया ना जो इलास्टिक कोलिजन के लिए, कि अगर हमारी कोलिजन इलास्टिक हो तो वेलोसिटी हम कैसे लिख सकते हैं, वो जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है वही फॉर्मूला आई विल ड्राइव फॉर एनी जनरल कोलिजन। एनी जनरल कोलिजन मींस व्हाट, कि सर कोई सा भी कोलिजन हो, आइदर इट बी इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, तो उसके लिए अगर मुझे वेलोसिटीज निकालना हो आफ्टर द कोलिजन तो हम कैसे यूज करेंगे। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अभी जो आपने फॉर्मूला लिखा है ना v1 is equal to m1 minus of m2 multiplied by u1 plus of twice of m2 u2 divided by m1 plus of m2, ये जो फॉर्मूला है वो तभी एप्लीकेबल है जब कोलिजन आपका इलास्टिक हो, इलास्टिक। लेकिन अगर कोलिजन इन इलास्टिक हो तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। तो उस केस में तो दो तरीके हैं, या तो आप पूरा सॉल्व करें या फिर मैं आपको जो एक फॉर्मूला सिखाऊंगा वो अप्लाई कर लें।
तो उस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो छोटा सा एक टॉपिक है जिसका नाम है कोफिशिएंट। सक्षम इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, अब सुनिए क्या है ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसका दूसरा नाम इसको न्यूटन्स फॉर्मूला भी कहा जाता है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का दूसरा नाम न्यूटन्स फॉर्मूला भी है। मैं लिख देता हूं, इसको न्यूटन्स फॉर्मूला भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। सिर्फ न्यूटन्स फॉर्मूला अगर बोला जाए, इसका दूसरा मतलब यही है जो हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के नाम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि ये भी किया कराया जो काम है वो न्यूटन साहब का है। And Newton gave this formula which is called as coefficient of restitution या Newton's formula। अब बेसिकली ये फॉर्मूला क्या है, let us understand that। अब इस फॉर्मूले को हम समझते हैं जिसको हम न्यूटन्स फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है साहब, तो न्यूटन्स फॉर्मूला को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, मान लो बच्चे कि अगर ये कोई बॉडी है या पार्टिकल है, कुछ भी कह लो, दिस वाज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ u1 एंड दिस इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ u2। ठीक है, ये दो बॉडीज है हमारी, u1 और u2 से चल रही है। इसका नाम a है, इसका नाम b है। such that कि u1 is greater than u2। मान लो कि collision हुआ and after the collision they starts going this way, मतलब direction same, but this goes with v2 and this goes with v1। direction is still same, but मान लो कि after collision हम ये कह लेते हैं कि v2 is greater than v1। मतलब ऐसा समझो कि before collision because u1 is greater than u2, तो what will happen, the separation between a and b will decrease। am I correct? सर कोलिजन से पहले अगर आप ध्यान से देखिए तो u1 की वैल्यू u2 से ज्यादा है, मतलब पीछे वाले बॉडी की वेलोसिटी आगे वाली बॉडी की वेलोसिटी से ज्यादा है। सर हाँ ना तो बोलो। यस सर। तो इस केस में क्या होगा, अगर पीछे वाले की वेलोसिटी आगे वाले से ज्यादा है तो अनडाउटेडली कोलिजन होगा। दूसरी बात मैं ये भी कह सकता हूं, बिकॉज पीछे वाले बॉडी की वेलोसिटी आगे वाली बॉडी से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि ए और बी के बीच का सेपरेशन डिक्रीज हो रहा होगा ना। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि पीछे वाली बॉडी इज अप्रोचिंग आगे वाली बॉडी। ठीक है, मतलब इनके बीच का सेपरेशन कम हो रहा है, ऐसे समझो। तो इस केस में हम एक टर्म डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच करने की रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब किस वेलोसिटी से एक बॉडी दूसरे बॉडी को अप्रोच कर रहा है। अगर हम वो लिखें विथ रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द बॉडी, तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, वन की, तो इसको हम लिख लेते हैं u1 माइनस ऑफ u2। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, भाई पीछे वाला ज्यादा से चल रहा है तो u1 माइनस ऑफ u2। इज इट राइट? यस सर। अब देखो कोलिजन के बाद क्या हुआ, कोलिजन के बाद b हैज स्टार्टेड मूविंग विथ अ ग्रेटर वेलोसिटी देन दैट ऑफ a। b की वेलोसिटी a की वेलोसिटी से ज्यादा हो गई। तो कोलिजन के बाद सर अगर ऐसा हो गया तो एक बात बताइए कि a और b के बीच का सेपरेशन कम होगा या इंक्रीज होगा? इंक्रीज होगा, है ना, मतलब ये दूर जाएंगे। तो इसमें हम डिफाइन करते हैं क्वांटिटी जिसको हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इसको हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और इस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को हम लिखते हैं v2 माइनस ऑफ v1। सही है। अब न्यूटन साहब ने बोला कि इन दोनों वेलोसिटीज का जो रेशियो है दैट विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट। ये हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर होगा। ठीक है, मतलब अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये पूरा लिखना बहुत टिपिकल लगेगा तो इसलिए मैं सिर्फ वैल्यूज लिख देता हूं, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस ऑफ u2। इसका मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये जो हम डिवाइड करेंगे इन दोनों को, तो इट विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट। ये हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर आएगा, और उस कांस्टेंट का नाम ही कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। इसी ई को हम क्या कहते हैं, इसी ई को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या कहते हैं बच्चों मेरे प्यारे बेटे? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, इसका क्या मतलब, अब अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। The ratio of these relative velocities is basically called as coefficient of restitution।
इसी रिलेटिव वेलोसिटीज का जो रेशियो है उसी को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। जैसे मैं तुम्हें एक बात समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो अगर मैं आपसे कहता हूं कि मान लो दो बॉडी आई, दोनों बॉडी आ रही थी मस्त अपना, ये U1 से आ रही थी, मानना सुनना समझना, और ये U2 से आ रही थी, कोलिजन हुआ और दोनों दे गेट स्टक टू ईच अदर, दे गेट स्टक टू ईच अदर, मतलब अगर दोनों स्टिक कर गई हैं विथ वन अनदर और दोनों एक बॉडी बन के चल रही हैं, नहीं समझ आई बात, ऐसा सिचुएशन समझो कि वेयर द टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ चिपक गई और दोनों एज वन बॉडी मूव करने लगी। तो इसका मतलब है कि आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडी की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। नहीं यार ये बात समझ में। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अगर हम कोलिजन के बाद रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखें, हम यहाँ पर रिलेटिव, सुनिएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर हम यहाँ पर निकालें, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो आपको नहीं लगता दैट विल बिकम इक्वल टू जीरो बेटा? सोच के देखो, क्योंकि कोई सेपरेट ही नहीं हो रहा, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो हो गया ना। तो इस केस में अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालूंगा तो 0/U1 माइनस ऑफ U2 विल बी इक्वल टू जीरो और नॉट? Yes, नहीं आ रहा, यस सर। एक ही बच्चे को आ रहा है। अच्छा तो साहब ये जो आया वो जीरो आ गया, इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही जहां पर हमें लिख दे अगर कहीं पर कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर जीरो है, तो मेरा दिमाग बिल्कुल काम करना चाहिए कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज जीरो, दिस मींस दैट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज जीरो। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो होने का मतलब यह है कि दोनों बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इज सेम, मतलब दोनों बॉडी कोलिजन के बाद सेम वेलोसिटी से चल रही हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी सेपरेशन जीरो हो गया। तो एक बात बताओ कि ऐसा कोलिजन जिसमें दो बॉडीज आफ्टर द कोलिजन मूव्स विद द सेम वेलोसिटी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसा कोलिजन जिसमें बॉडीज आफ्टर द कोलिजन मूव्स विद द सेम वेलोसिटी, ऐसे कोलिजन को हम कौन सा कोलिजन कहते हैं? व्हाट काइंड ऑफ कोलिजन डू वी कॉल इट एज? इलास्टिक, इनइलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक, कौन सा कोलिजन कहते हैं? अरे भाई साहब ये हालत है। नहीं तायरा, इलास्टिक कहाँ कहते हैं बेटे? इलास्टिक में कोलिजन के बाद वेलोसिटी जीरो कहाँ होती है, रिलेटिव वेलोसिटी और दोनों Perfectly बॉडी की inelastic. वेलोसिटी? बेटा ये परफेक्टली इनइलास्टिक है। ये क्या है? दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर जीरो हो जाए तो ऐसा कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि दो टू बॉडीज आफ्टर द कोलिजन दे मूव टुगेदर विद द सेम वेलोसिटी। आप याद करिए जो पहली क्लास हुई थी उसमें मैंने आपसे ये बताया था कि ऐसा केस जिसमें आफ्टर द कोलिजन बॉडीज मूव्स विद सेम वेलोसिटी, चाहे चिपक के या बिना चिपके, जैसे भी चले, इफ दे आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, तो सच अ कोलिजन इज कॉल्ड एज इलास्टिक। इसका मतलब सर, इसका मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ, इसका इंपॉर्टेंस समझिएगा, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इट गिव्स द वैल्यू ऑफ, ये सॉरी इट गिव्स द, नॉट वैल्यू सॉरी, इट गिव्स द टाइप ऑफ कोलिजन, इट डिटरमाइंस द टाइप ऑफ कोलिजन। क्या मतलब सर? कि अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जीरो आ गया तो मुझे कोलिजन का टाइप समझ आ गया सर कि कैसा कोलिजन होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक। नहीं ये बात समझ में, ठीक है? मतलब अगर E इक्वल टू जीरो आ जाए तो इसका मतलब है E इज इक्वल टू जीरो के लिए हमें मालूम है कि ये कोलिजन कैसा हो जाएगा, परफेक्टली इनइलास्टिक, क्योंकि दोनों बॉडी आपस में सेपरेट ही नहीं होंगी आफ्टर कोलिजन, और ऐसा कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक कहलाता है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन नोट कर लो, जल्दी आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो जल्दी से, नोट करके बताओ। डन सर। हो गया? एक चलो आगे बात करते हैं। नो सर वेट। अच्छा सर, जहां नहीं समझ में आए बताइएगा, सन्नाटे में मत बैठिएगा आप लोग।
Done, sir. ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया एक एक केस है ना। अब इसी में मैं आपको इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डिफरेंट बात समझा दूं कि अगर E इज इक्वल टू 0 है तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिशन, ये मैंने एग्जांपल से भी सॉल्व मतलब समझा दिया आपको कि कैसे हुआ। अब इसी तरह से अगर कहीं पर बोला जाए E इज इक्वल टू 1 है बेटे, E इज इक्वल टू 1 है, तो E इज इक्वल टू 1 अगर आ जाए किसी भी कोलिशन के लिए, तो ऐसे कोलिशन को हम कहेंगे बेटा इलास्टिक कोलिशन। क्या कहेंगे मेरे बच्चों? इलास्टिक कोलिशन। ठीक है, इलास्टिक कोलिशन। इसका मतलब है कि इंडिविजुअली वेलोसिटी तो चेंज होगी इलास्टिक कोलिशन में, बट जो वेलोसिटी का डिफरेंस है बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन वो सेम रहेगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि u1 माइनस ऑफ u2 विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू v2 माइनस ऑफ v1। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है बट डिफरेंस की वैल्यू सेम आएगी, और आनी भी चाहिए, तभी तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। Yes. ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू 1 होती है। अच्छा, अगर E की वैल्यू 0 से बड़ी हो बट 1 से छोटी हो, इफ इट इज ग्रेटर देन, इफ इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, मतलब ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, तो ऐसा जो कोलिजन होता है, इस तरह के कोलिजन को हम कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। कैसा कोलिजन हम कहते हैं? इन इलास्टिक कोलिजन। इसका मतलब यह है कि रिलेटिव वेलोसिटी, इस केस में हम ये कह सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज ग्रेटर देन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तभी तो ऐसा होगा। Yes, sir. ठीक है, तो तीन, और E is equal to 0, तो ये तो आपको पता चल ही गया कि दिस इज कॉल्ड एज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। दिस विल बी द केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अगर E की वैल्यू 0 तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा। ठीक है, और इस केस में आपको मालूम है कि सर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दैट इज v2 माइनस v1 विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 0। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा ही नहीं, v2 माइनस v1 विल बी इक्वल टू 0। तो दिस इज इलास्टिक होता है। परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता, परफेक्टली इनइलास्टिक होता है। इलास्टिक में तो बस इलास्टिक ही होता है, उसमें कोई परफेक्टली का मतलब नहीं होता। हो गया सर? यस सर। Yes, sir. चलो, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मतलब तो हमें सर समझ में आ गया। अब फर्दर हम आगे की बात करते हैं। तो वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब अगर हमसे कभी कहीं पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू पूछ ली जाए, ठीक है, मतलब या वेलोसिटी पूछ लिया जाए, तो चलो एक दो एग्जांपल भी सॉल्व कर लेना, थोड़ी सा हमें क्लैरिटी आ जाए। जैसे मैं मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूँ, समझना सर, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो ये एक बॉल ले रहा हूँ, दिस इज अ बॉल एंड दिस इज अ वॉल। कंफ्यूजन नहीं हो जाना, दीवार है ये, दीवार बहुत भारी भरकम सी दीवार, इट्स अ वेरी हेवी वॉल। ये एक वॉल, ठीक है, और ये एक बॉल। ठीक, this ball is moving with a velocity of let's say 10 meter per second, and this wall is moving with a velocity of let's say 8 meter per second मान लेते हैं। और आपसे बोला कि mass of wall is greater than mass of ball। मुझे एक बात बताओ कि अगर वॉल का मास बॉल के मास से बहुत बहुत ज्यादा है, तो मुझे एक बात बताओ, दीवार की वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा? विल देयर बी एनी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द वॉल? नो। नो। ये तो लॉजिकल है ना कि आप दौड़ते दौड़ते जाओ और किसी चलती हुई ट्रेन से टकरा जाओ, तो आपकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, ट्रेन की वेलोसिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा सर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आपसे, अरे क्या हो गया, आपसे बोला गया कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1/2। इस केस में आपको गिवन है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/2 है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन कितना होगा? व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर कोलिजन? ये क्वेश्चन है आपका। सर हाँ बेटे, सर मुझे डाउट है हाँ पूछिए। सर, ये जब अगर ई इनफाइनाइट होगा तो कितने केसेस बनेंगे? ई इनफाइनाइट? सर एक तो तब हो सकता है कि जब दोनों की इनिशियल वेलोसिटी, दोनों मासेस की इनिशियल वेलोसिटी सेम हो, तो वो v2 माइनस v1 अपॉन 0 इनफाइनाइट हो जाएगा। दोनों मासेस की वेलोसिटी सेम होगी तो वो कभी कोलाइड होंगे? सर तभी अगर मैं दो पूछ रहा हूँ, तब ई इनफाइनाइट दो हो जाएगा। नहीं मेरे लाल, ई की वैल्यू इनफाइनाइट हो ही नहीं सकती है।
अगर ई की वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है ना तो समझ लो चमत्कार हो रहा है। ई की सर सर वैल्यू सर सर फिर अगर हाँ बोलो। अगर हमारे पास कोई बहुत भारी मास है, मतलब बहुत ज्यादा भारी, और उसकी जी वेलोसिटी बहुत कम है, ठीक और है। जिस जिस मास को वो स्ट्राइक करती है वो मतलब वो रेस्ट पे है, दैट इम्प्लाइज हमारा जो डिनोमिनेटर हो जाएगा वो सपोज वो डिनोमिनेटर हमारा 0.00001 समथिंग हो जाएगा। और पहली बात तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के केस में मास का कोई लेना ही देना नहीं है, ओके सर, ओके सर, फिर है ना? फिर इसे सिंपली ऐसा मान लेते हैं कि जो U2 है वो बहुत छोटी हम्म, वैल्यू है और U1 है वो 0 हम्म, है, और फिर जो हाँ मतलब वेलोसिटीज को आपस में कुछ सोचा जा सकता है। अच्छा, आप ये क्वेश्चन में ये पूछ सकते हो हर्षित कि अगर मास का कोई लेना देना था ही नहीं तो फिर यहाँ पर आपने मास लिखा ही क्यों सर? वो सिर्फ इस बात को समझाने के लिए लिखा जो मैंने पूछा भी था कि सर अगर वॉल का मास, इस दीवार का, दीवार ऐसी होती है ना, yes, sir, दीवार होती है, पता नहीं जो भी होता है, वही होता ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि उर्दू में भी लिखूंगा मैं, दीवार, ठीक है, तो चाहे वो दीवार हो जो भी हो, तो इसका मास बहुत ज्यादा है, तो आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर हमने सिर्फ मास को यूज किया जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट कि देयर विल बी नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द वॉल, बट देयर विल बी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द बॉल। बॉल की वेलोसिटी में चेंज आएगा, वॉल की वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। बस इसलिए ये पॉइंट लिखा गया है यहाँ पर, समझे हर्षित? यस यस है ना? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को कोई लेना देना इस मास से नहीं है, बस इतनी बात याद रखना। अच्छा, ये लॉजिक अगर सबको क्लियर हो गया कि सर दीवार की वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, ओके, सक्षम का आंसर -10 है, तो मैं देख लेता हूं आंसर। तो सर चलो मिलके सॉल्व करते हैं भाई। आप किसी एक को U1 मान लीजिए, किसी दूसरे को U2 मान लीजिए। तो सर मान लो कि मैं बॉल की वेलोसिटी को U1 मान लेता हूं, इसी को मैं U1 मान लेता हूं और इसको मैं U2 मान लेता हूं। इसका मतलब U1 की वैल्यू 10 लिख लेता हूं और U2 की वैल्यू 8। तो मुझे कौन बताएगा कि ये 8 जो मैंने लिखा है वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, या दोनों का साइन सेम होगा? U1 और U2 का साइन सेम होगा? नहीं होगा। अगर आपने वेरी गुड, U1 को अगर आपने पॉजिटिव माना है तो U2 को आपको कैसा मानना पड़ेगा? तो U2 को आपको निगेटिव मानना पड़ेगा, -8 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह रे वाह। अब अगर मैं मान लूं कि कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी, कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी V1 हो गई, तो V1 हमें निकालना है, जो बॉल की वेलोसिटी है वो हमें निकालना है, V1 हमें निकालना है। और V2 क्या होगा? तो सर हर्षित मेरे लाल, यस सर, हर्षित मुझे एक बात बताओ कि V2 क्या होगा? V2 मतलब वेलोसिटी ऑफ द दीवार यस की वेलोसिटी कोलिजन के बाद। तो मुझे एक बात बताओ कि दीवार की वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन किसी में भी? नो सर, There will be no change neither in magnitude nor in the direction. So obviously there will be no change, right? तो सर जब कोई V1 वो होगा ना जिससे बॉल हिट करेगी वॉल को, जिस वेलोसिटी नहीं बेटा, हिट नहीं करेगी, जिससे वो रिबाउंड होगी या जिस टकराने के बाद जो उसकी वेलोसिटी होगी। नहीं समझी एक बार और अलविदा? समझा ऐसा हो सकता है बेटा U1 का मतलब वेलोसिटी ऑफ द बॉल को मैंने U1 मान लिया और वॉल की जो वेलोसिटी है, दीवार की वेलोसिटी, उसको मैंने U2 मान लिया बेटे। अच्छा, बॉल की वेलोसिटी में कोई चेंज थोड़ी ना आ रहा है। बॉल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हर इंस्टेंट पे, तो जब ये दीवार से जिस इंस्टेंट पे ये टकराएगी, उस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और इसको मैंने U1 माना। अब कोलिजन के बाद बॉल इसी वेलोसिटी से तो नहीं चलेगा। नहीं समझी अलवीरा? यस सर। तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी ना बेटा। बॉल की वेलोसिटी कोलिजन के बाद तो कुछ होगी, वो कितनी होगी उसको मैंने V1 माना है। अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो अब चलो, अब मुझे एक बात पता है सर, यहां पर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं करेंगे, क्यों? सर मास नहीं पता आपको। भाई मास के बारे में तो एक आइडिया पता है ना कि दीवार का मास बॉल के मास से बहुत ज्यादा है, तो ये एक आइडिया है, वैल्यू थोड़ी ना है इसमें मास की। तो सर हम मोमेंटम कंजर्व तो नहीं कर सकते, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? तो क्या करें सर, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। सर हमें मालूम है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है E is equal to V2 minus of V1 divided by U1 minus of U2। चलो वैल्यूज लिखो। E की वैल्यू 1/2 आ रहा है समझ? E की वैल्यू 1/2, V2 -8, V1 निकालना है, डिवाइडेड बाय U1 10, U2 माइनस ऑफ -8।
मुझे बताओ फॉर्मूला सबको क्लियर है, प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो इसका हाफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8 माइनस ऑफ v1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस ऑफ सर माइनस आपने विल बिकम V2 को प्लस। -8 क्यों लिया वो समझ नहीं आया। v2 की डायरेक्शन ऑफ v2 इसलिए 8 क्योंकि दीवार की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा अलवीरा? तुम्ही ने बोला था कि दीवार की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। यस सर। तो दीवार अगर पहले इधर जा रही थी टुवर्ड्स लेफ्ट, तो कोलिजन के बाद भी वो टुवर्ड्स लेफ्ट ही जा रही होगी। हाँ। नहीं, ये बात समझ है ना? हम्म। और अगर लेफ्ट वाली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को आपने नेगेटिव माना है, तो हमेशा वो नेगेटिव ही माना जाएगा, इसका मतलब इस क्वेश्चन में। हाँ यस सर। ठीक है, तो ये माइनस ऑफ 8 माइनस ऑफ v1 इज इक्वल टू 18/2, तो ये आ जाएगा 9। तो माइनस ऑफ 8 माइनस ऑफ v1 इज इक्वल टू 9 आ गया। तो v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v1 की वैल्यू आ जाएगी -8 माइनस ऑफ 9। इसका मतलब कितना हुआ? माइनस ऑफ 17 मीटर पर सेकंड। देखो तो Yes, sir. इसका मतलब समझ रहे हो, बॉल की वेलोसिटी चेंज होनी भी चाहिए थी, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। मतलब अगर वो सोचो, लॉजिकली सोचो कि बॉल टकराने के बाद राइट की डायरेक्शन में ही जाएगा या टकराने के बाद इट शुड गो टुवर्ड्स लेफ्ट। तुम खुद सोच के बताओ, बॉल विल कंटिन्यू टू मूव टुवर्ड्स राइट और इट मस्ट गो टुवर्ड्स लेफ्ट आफ्टर कोलिजन विद द वॉल? Left. सर लेफ्ट। लेफ्ट। और जा रहा है, देखो -17 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी आई, इसका मतलब इट इज गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट। यस सर। क्लियर है? सर 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 मेरा डाउट सर प्लीज। हाँ बताइए तो बताइए। मतलब इनफाइनाइट हो सकता है ना ई? ई इनफाइनाइट नहीं हो सकता बेटा। अगर V2 बहुत ज्यादा है और U1 बहुत कम है। तो V2 बहुत ज्यादा है और U1 बहुत कम है का क्या मतलब? पहले सर- इसको नोट कर लेने दो, उसके बाद तुम्हारे बात पे आता हूँ। पहले बाकियों को नोट कर लेने दो इसको। और सर एक और चीज सर, ये जो हम ये जो कंडीशन दे रहे हैं इन सब में कोलिजन से पहले हम एक्सेलरेशन 0 ले रहे हैं ना? Acceleration, yes, we are not taking any change of velocity magnitude wise. We are taking magnitude wise the velocity constant. और सर कोलिजन के बाद का हम कुछ कह नहीं सकते या फिर वो भी? Obviously, collision के बाद भी वो constant velocity से ही return होगा because there is no external force even after collision. Collision में जो forces लगेंगे वो internal होंगे। तो internal force कभी भी velocity change नहीं करता, मतलब वो magnitude change नहीं करता, वो accelerate नहीं करेगा। ओके सर। हो गया भाई? यस सर। ठीक है, सॉरी। हाँ हर्षित, अब तुम अपनी कहानी सुनाओ कि सर तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि दो बॉडी है, उसके बाद बताओ वेलोसिटीज का। सर जो हमारा जो U1 है वो बहुत कम है और हमारा U2 0 है। U1 बहुत कम है, मतलब मान लो कि 0.2 मीटर पर सेकंड है। ये तो और फिर ये तो मतलब फिर भी बहुत ज्यादा हो गया सर। मेरा मतलब है कि जैसे टेंडिंग टू 0 वाली सिचुएशन में। कहना क्या चाह रहे हो वो बताओ ना। सपोज इसकी नेगेटिव में पावर काफी ज्यादा है, 10 टू द पावर -20 30 ऐसे कुछ। हाँ अच्छा, एक बात बता, 10 टू द पावर -20 30 होगी तो ऐसी बॉडी तुझे मूव करती हुई नजर आएगी? सर मतलब वेलोसिटीज तो हो सकती है ना सर। मतलब मैं तो कहना चाह रहा हूँ, सपोज हमने एग्जांपल के तौर पे जुपिटर ले लिया, जुपिटर जिसका मास बहुत ज्यादा है और सपोज उसकी वेलोसिटी बिल्कुल नेग्लिजिबल है और उससे टकराती है बहुत कोई कम मास वाली बॉडी, फॉर एग्जांपल एक इरेजर। सर तो उस टाइम पे तो ई इनफाइनाइट ही जाएगा ना? क्यों इनफाइनाइट जाएगा? तुम मतलब पता नहीं क्या कहना चाह रहे हो कि इसकी वेलोसिटी को अगर मान लो कि मैं टकरा दूं, ले ई की वैल्यू कभी इनफाइनाइट हो ही नहीं सकती। पहली बात तो हर्षित ये समझ लो। अब आते हैं इस तुम्हारी बात पे कि 0.000000000000002 मीटर पर सेकंड ले लिए, ठीक है? अब तो Yes. टेंडिंग टू 0 है। अच्छा, ये एक बॉडी हो गई, दूसरी बॉडी की वेलोसिटी कंसीडर करना है या नहीं करना है ये बताओ। सर रेस्ट पे मानना है। उसको रेस्ट पे मानना है, तो इसकी वेलोसिटी 0 मान लिया, ठीक है? ये दोनों आपस में टकरा गए, यही कहना चाह रहे हैं आप? यस सर। और आप ये कह रहे हैं कि इसका जो मास है मास ऑफ ए और इसका जो मास है मास ऑफ, इसको मान लो बॉडी बी, इसका मास है मास ऑफ बी, तो आपने ये बोला कि मास ऑफ ए इज मच मच ग्रेटर देन दैट ऑफ मास ऑफ बी। यस सर। एम आई करेक्ट? यस सर। यस सर। सही। अब मुझे एक बात बताओ हर्षित कि कोलिजन के बाद विल देयर बी एनी डिफरेंस इन द वेलोसिटी ऑफ ए? ए में कोई डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा सर। बिल्कुल नहीं आएगा। तो मास बस इतना ही आपको बता रहा है कि ए में कोई वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं आ जाएगा,
ठीक है, अब अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना हो तो मैं क्या लिखूंगा, v2 माइनस ऑफ v1, v1 की जगह यही लिखेंगे, ये जो भी रिजल्ट है 0.00002 यस सर, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय हम लिखेंगे 0. कहां गया, डिवाइडेड बाय 0.000 u1 माइनस ऑफ u2 002, ठीक है, ये तो लिखेंगे ना। यस सर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि v2 की वैल्यू आप कुछ तो कंसीडर करोगे ना, कुछ तो। सर मैं वही तो कह रहा हूँ, V2 की वैल्यू फिर मतलब बहुत हाई पहुंच जाएगी ना। बहुत हाई, मान लो कि तुम्हारे हिसाब से ये 2 into 10 to the power 6, यस सर। क्लियर है ना। तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी, e की वैल्यू 2 into 10 to the power 6 आ जाएगी। यस सर। हाँ मतलब इस चीज में तो ये सपोज 2 into 10 power 20 30 समथिंग आ जाएगी। मतलब मैं कह रहा हूँ अगर इससे भी ये क्या कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी और कम होती और फाइनल वेलोसिटी और ज्यादा होती तो इस केस में हम इनफाइनाइट भी तो मान ही सकते हैं। डिनोमिनेटर को छोटा छोटा करके और न्यूमरेटर को बहुत बढ़ा के। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब कि लाइट के अप्रोक्सीमेटली लाइट के कंपैरिजन की स्पीड कंसीडर करना शुरू कर दूं, सर दिस इज अब व्हाट वो यू आर ट्राइंग टू से। सर मैं मतलब ऐसे मैग्नीट्यूड तो नहीं दूंगा बट मेरा मतलब है बहुत हाई स्पीड फाइनल हाँ, वेलोसिटी। बहुत हाई का मतलब ये हो गया कि वो कंपैरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाए किसी एक बॉडी की वेलोसिटी। यस सर, मान सकते हैं। हाँ हाँ, तो अगर ऐसा केस हो जाए ना तो उस केस में जो ये आपकी जो नॉर्मल न्यूटोनियन फिजिक्स है वो फिर काम नहीं करती, फिर वो आइंस्टाइन की थ्योरी काम करना शुरू हो जाती है, तो कुछ वेरिएशंस करने पड़ जाते हैं वहां पर। ओके ओके सर, सर ये जानना था समझ आई बात, सर। समझ आई बात है ना। तो इसलिए हर लॉजिक यहाँ पर वो लॉजिक यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज जो मोमेंटम का कंजर्वेशन है, जो फोर्स की बात है या लॉज ऑफ मोशन की बात है, वो सब में वेरिएशन आ जाएगा व्हेन द स्पीड ऑफ वन ऑफ द बॉडी इज वेरी हाई कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। ओके समझे, यस सर, समझ ठीक है, गया। ओके। मूविंग ऑन, अब मेरी बात सुनिएगा कि सर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मतलब सबको समझ में आ गया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सारे बच्चे एक बार हाँ ना बोल दो, यस सर। सबको क्लियर है। Yes, sir. अरे हाँ ना बोल। अब मैं तुम्हें एक चीज सिखाता हूं, देखो वेलोसिटी ऑफ बॉडीज, अब जो मैं सिखा रहा हूं ये 11th की किताब में नहीं है, यू विल नॉट फाइंड इन द बुक्स ऑफ क्लास 11th, तो इसलिए लिसन टू मी केयरफुली, वेलोसिटी ऑफ बॉडीज आफ्टर कोलिजन। अच्छा ये याद रखो, मैंने सिर्फ वर्ड यूज करना है यहाँ पर, आफ्टर कोलिजन। आई हैव जस्ट रिटन कोलिजन, I didn't mention what kind of collision is this, right? It can be any type of collision. It can either be elastic collision, inelastic collision, or it can be perfectly inelastic collision. Any sort of collision it may be, right? समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब है कि जो फॉर्मूला आई एम गोइंग टू ड्राइव नाउ will be applicable to all the types of collision. क्लियर है? Tell me yes or no. यस सर। तो हमें एक बात तो मालूम है कि सर इन ऑल टाइप ऑफ कोलिजन वन थिंग इज वेरी कॉमन, कि हर कोलिजन में आपकी जो मोमेंटम है बॉडीज की, दैट मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। तो मान लो कि ये m1, ये m2, इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन बिकम्स v1, इसकी वेलोसिटी बिकम्स v2। और मान लो ये तो पहली बात हो गई, ठीक है। और इस कोलिजन में मैं आपसे ये कह रहा हूं, ऑल्सो assume that coefficient of restitution is e। सर मैंने क्या माना, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू e माना है। e की कोई वैल्यू मैंने नहीं बताया, मैंने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e माना है। ये e का मतलब 0 भी हो सकता है, या ये e 1 भी हो सकता है, या ये e 0 और 1 के बीच में भी हो सकता है। इज इट करेक्ट? टेल मी यस और नो। यस। ठीक है भाई, तो अब मेरी बात सुनिए, अगर ऐसा हो गया, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह रे वाह, अरे वाह रे वाह। तो इस केस में पहला इक्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम m1 mu1 m2 u2 m1 v1 प्लस ऑफ m2 v2। आई होप सबको क्लियर है ये। सर मुझे वेलोसिटीज निकालनी है, तो कौन मुझे बताएगा? जानवी, हाउ मेनी अननोन डू वी हैव? मुझे कोलिजन के बाद की वेलोसिटी निकालनी है, तो हाउ मेनी unknown velocity we are having after the collision? Janvi, can you tell me? After collision, very good, Janvi. There are two unknown velocities and they are v1 and v2. These are two unknown velocities that we have to calculate.
So I will need at least one more equation to find the value of velocities of v1 and v2. तो अब वो कहां से आएगी वो इक्वेशन? तो लिसन टू मी, क्या मैं ये लिख सकता हूं E इज इक्वल टू, देखना मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, v2 माइनस ऑफ v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस ऑफ u2, अग्रीड? यस सर। इसका मतलब मेरे बच्चों मैं यहां से लिख सकता हूं v2 माइनस ऑफ v1 इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ u1 माइनस ऑफ u2, या मैं ये भी लिख सकता हूं कि v2 इज इक्वल टू v1 प्लस ऑफ E इंटू u1 माइनस ऑफ u2. टेल मी यस और नो, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन. Yes, sir. Yes, sir. तो सर आप क्या करिए, पुट v2 फ्रॉम 2 इन 1, मतलब v2 की वैल्यू उठा के आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए. तो आप इसको क्या लिखिएगा, m1 u1 प्लस ऑफ m2 u2 इज इक्वल टू m1 और ये क्या हो जाएगा v1. v1 की जगह तो v1 लिखेंगे प्लस ऑफ m2, v2 की वैल्यू आप लिख देंगे v1 प्लस ऑफ E टाइम्स ऑफ u1 माइनस ऑफ u2. यहां तक में अगर कोई इशू है तो प्लीज बताइए और नोट करिए यहां तक. यहां तक नोट करिए, अगर कोई चीज ऐसी हो जो नहीं समझ में आई हो तो पूछिए. अलवीरा क्या कहना चाह रही हैं आप? अलवीरा आप कुछ कहना चाह रही हैं बेटा, कुछ पूछना चाह रही हैं शायद आप? यस सर, एक और बार समझा दीजिए बेटे मैंने फर्स्ट कुछ नहीं करा, इक्वेशन के मैंने बाद से। हाँ फर्स्ट इक्वेशन के बाद सेकंड इक्वेशन में हमने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला यूज किया है. अब हमें पता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. अगर आप Yes, फॉर्मूला sir. देखेंगी तो आपको दिखाई देगा v2 माइनस ऑफ v1 अपॉन u1 माइनस ऑफ u2, है ना? यही फॉर्मूला है ना बच्चे? यस सर। ठीक है बेटे, तो यहां से मैंने क्या लिख दिया, E की वैल्यू मैंने लिख दिया v2 माइनस ऑफ v1 अपॉन u1 माइनस ऑफ u2. अब दूसरी बात यह है सर कि इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो v2 माइनस ऑफ v1 इज इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाय u1 माइनस ऑफ u2 आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर. यस यस सर। ठीक है, तो यहां से हम v2 की वैल्यू अगर सिर्फ लिखना चाहते हैं तो टू राइट द v2 हम v1 को उस साइड पे लेके चले जाएंगे, तो ये प्लस ऑफ v1 हो गया. तो ये आ गया हमारा Okay, v2, sir. है ना? इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में रख दो. ठीक है, v2 को रिप्लेस कर दो इस वैल्यू से और उसके बाद इसको हम फिर सॉल्व करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ v1. तो यहां तक नोट कर लो, आगे बताता हूं. डन सर। ठीक है, सबने नोट कर लिया सर? कैन आई इरेज? Wait, sir. ओके. Done, sir. ठीक है, अब मेरी बात सुनिए. अब यहां के बाद फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हमें वो पता चल जाए v1 की वैल्यू. तो देखो, अगर मैंने v2 की वैल्यू पुट कर दिया ना, तो द ओनली अननोन दैट यू कैन गेट इन द इक्वेशन इज v1. तो यहाँ देखिए, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके मैं ऊपर लिख रहा हूँ m1 u1 प्लस ऑफ m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 एज इट इज. इस m2 से ये सारे टर्म को मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा m2 मल्टीप्लाइड बाई v1 प्लस ऑफ m2 मल्टीप्लाइड बाई eu1 माइनस ऑफ m2 मल्टीप्लाइड बाई eu2. इज एवरीबॉडी कन्विंस्ड? m2 से v1 को मल्टीप्लाई किया, फिर m2 से e और u1 साथ साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसी तरह से इससे मल्टीप्लाई किया. देखो, Yes, sir. अगर कोई भी इशू हो तो प्लीज पूछ लो, डोंट हेजिटेट. अगर सर मैंने ऐसा कर दिया तो फाइनली मैं क्या लिख सकता हूं, ये v1 वाले टर्म को एक साथ रहने दो, बाकी टर्म को इधर ले आओ. तो मैं इसको लिख सकता हूं m1 u1 प्लस ऑफ m2 u2 माइनस ऑफ m2 eu1 प्लस ऑफ m2 eu2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस ऑफ m2 v1. आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या करवा रही है. यहां देखो, इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में इफ यू टेक u1 कॉमन तो ये हो जाएगा m1 माइनस ऑफ em2. देखना ध्यान से बेटे, u1 कॉमन, और इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में अगर आप देखें तो इन दोनों में मैं क्या लिख सकता हूं, m2 u2 को कॉमन ले सकता हूं. देखो देखो देखो, सही कर रहा हूं क्या? कहीं मैंने कुछ गलत नहीं किया हो? ध्यान से देख लो.
तो Yes, sir. M2 U2 को कॉमन ले लूं तो ये 1 प्लस ऑफ E हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। इस साइड पे V1 कॉमन ले लो तो M1 प्लस ऑफ M2 हो जाएगा। बेटा एवरीवन हैज टू सी दिस, क्योंकि अभी जो बता रहा हूं ये अच्छी चीज बता रहा हूं, इस बात को समझो कि कोई भी कोलिजन हो आप डायरेक्टली ये यूज कर सकते हैं अगर याद रह जाए तो। नहीं याद रहे तो कम से कम मेथड याद रखो कि कैसे मैं अप्लाई कर रहा हूं। ये देखो ये फॉर्मूला आएगा V1 का। अगर V1 का फॉर्मूला पता है तो V2 का फॉर्मूला निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। M2 माइनस ऑफ E M1 कर लो इंटू U2 प्लस ऑफ M1 U1 इंटू 1 प्लस ऑफ E डिवाइडेड बाई M1 प्लस ऑफ M2। अब देखो जो तुमने फॉर्मूला पढ़ा है ना वो मैं प्रूफ करता हूं इससे। ये तो हो गया किसी भी कोलिजन के लिए अब ये एप्लीकेबल है। पहली बात तो ये समझिए कि चाहे कोई सा भी कोलिजन हो, वेदर इट बी इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन, कोई सा भी वट एवर बी द टाइप ऑफ द कोलिजन, ये सारे कोलिजन के लिए ये वैलिड है, एप्लीकेबल है। ये जो फॉर्मूला मैंने अभी ड्राइव करा है। अब देख मैं तुम्हें एक बात बताऊं, खुद सोचो। इससे पहले जो हमने यही फॉर्मूला ड्राइव किया था वो किया था इलास्टिक कोलिजन के लिए। याद करो इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू कितनी होती है? 1। वेरी गुड सक्षम। E की वैल्यू 1 पुट कर दो यहां पर, E की 1, E की वैल्यू 1 पुट करो, देखो वही फॉर्मूला आ जाएगा जो तुमने पढ़ा था। E की वैल्यू अगर इसमें 1 पुट कर दो, देखो M1 माइनस ऑफ M2 मल्टीप्लाइड बाई आएगा U1, ठीक है, प्लस ऑफ है ना 1 प्लस ऑफ 1 विल बिकम 2, तो ट्वाइस ऑफ M2 U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस ऑफ M2। आ गया वही फॉर्मूला जो पढ़ा था आपने। ठीक है, इसका मतलब ये जो अभी मैंने सिखाया है वो आप किसी भी टाइप ऑफ कोलिजन के लिए आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बट हाँ ये इसका स्पेशल कंडीशन हो गया, ये इस फॉर्मूले का स्पेशल कंडीशन है कि अगर इसमें E अगर 1 के बराबर हो, जिसको हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, तब फिर ये वाला हम अप्लाई करेंगे। बट ये तो हम कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, वेदर द कोलिजन बी इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक और इनइलास्टिक। तो ये नोट कर लीजिए। आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, मतलब आज का डिस्कशन हम यहीं तक रखते हैं। रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास विच इज ऑन टुमारो, बट यहाँ आज के लिए यहीं तक। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, उसके बाद मैं डिस्कनेक्ट करूंगा। सर नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके, Yes, sir. तो आज यहीं तक रहने दीजिए। रेस्ट विल डिस्कस